हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपेगेशन को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वेव गाइड होगा। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर आएगा। आप चाहे तो पर्ची भी पढ़ के लेके जा सकते हो, या फिर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे कि वेव गाइड क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें वेव गाइड की ज़रूरत किस लिए पड़ी। उसके बाद टाइप ऑफ वेव गाइड के ऊपर थोड़ा सा बात की जाएगी और फिर इसका मैथमेटिकल पोर्शन आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि वेव गाइड होता क्या है। तो वेव गाइड हमारे पास एक होलो कंडक्टिंग मेटेलिक पाइप होता है जिसके अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो करती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये एक होलो कंडक्टिंग पाइप होता है और इसके अंदर से एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अंदर से फ्लो होगी, ये होता है वेव गाइड। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो वेव गाइड होता है वो एक स्पेशल टाइप की ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसके अंदर सिग्नल प्रोपेगेट करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इसकी जो वाल होती है, इनर वाल होती है, मतलब ये एक होलो पाइप होता है इस टाइप से, और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, इसकी वाल की जो कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, और इसकी वाल कंडक्टिंग होती है, ये कर सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर ये भी बोल सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप की ट्रांसमिशन लाइन है। अब इसका मतलब क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का यूज सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ले जाने के लिए किया जाता था, पर उनकी दिक्कत ये है कि उसमें हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते, पर वेव गाइड में हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड किया जा सकता है। तो ये होता है वेव गाइड। उसके बाद बात करते हैं वाई वी नीड वेव गाइड। हमें वेव गाइड की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम जब इन्वायरमेंट में, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जब हम एक सेकेंड, मान लिया हम इन्वायरमेंट में एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जब कोई सिग्नल सेंड करते हैं, तो ए पॉइंट से एक सिग्नल सेंड किया गया बी पॉइंट के ऊपर, तो ए पॉइंट से जब वो सिग्नल रिलीज हुआ तो सिग्नल की स्ट्रेंथ 100% तक थी। तो जैसे ही वो सिग्नल बी पॉइंट तक जाएगा तो सिग्नल की स्ट्रेंथ 100% तक नहीं रहेगी। उस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉस आ जाएगा ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। उस सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। मान लिया 80% यहाँ पे सिग्नल पहुंचा और 20% सिग्नल की स्ट्रेंथ के अंदर लॉस हो गया ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी नॉइस होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, या फिर किसी अदर थिंग्स के कारण उस सिग्नल की स्ट्रेंथ में हमने मान लिया कि लॉस हो गया। अब इस लॉस को बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेव गाइड का यूज करते हैं। वेव गाइड क्या होगा, हमारे पास एक होलो कंडक्टिंग पाइप होगा इस टाइप से, ठीक है। और इस होलो कंडक्टिंग पाइप के अंदर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐसे प्रोपेगेट करवाएंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इसकी कुछ इसके कुछ और पॉइंट भी हैं, वो भी हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। ये एक टाइप का मेटेलिक पाइप होता है और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, और साथ में ये भी बोल सकते हैं कि आइडियल कंडक्टर से मिलके बना होता है। तो ये सब हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका जो टाइप है। तो अगर हम बात करें, अगर टाइप के ऊपर बात करें, तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं वेव गाइड, रेक्टेंगुलर वेव गाइड और सर्कुलर वेव गाइड। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, तो हम रेक्टेंगुलर वेव गाइड तक ही बात करेंगे, सर्कुलर वेव गाइड के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो वेव गाइड में एक्चुअली में होता क्या है, एक बार टाइप को थोड़ा सा साइड में करते हैं, इसी के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। वेव गाइड की जो लेंथ होती है वो जेड, हम एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है वो जेड डायरेक्शन में होती है इस टाइप से, ठीक है। जेड डायमेंशन हम इस तरफ मान के चलते हैं, जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ होती है वो जेड डायरेक्शन में होती है। तो हम ये बोल सकते हैं जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्लो होता है या फिर एनर्जी का जो फ्लो होता है वो जेड डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ वेव गाइड। वेव गाइड कितने टाइप का होता है और किस बेस के ऊपर इसके जो टाइप है उनको डिवाइड किया गया है। तो वेव गाइड बेसिकली दो टाइप का लेके चलते हैं, एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड और दूसरा सर्कुलर वेव गाइड। अब रेक्टेंगुलर वेव गाइड में क्या होगा, हमारे पास ये जो पाइप होगी वो पाइप कैसी होगी, रेक्टेंगुलर पाइप लेके चलेंगे। अगर रेक्टेंगुलर पाइप है हमारे पास तो हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर वेव गाइड। अगर हमने सर्कुलर पाइप ले रखी है जिसके अंदर से सिग्नल प्रोपेगेट कर रहा है, अगर वो सर्कुलर पाइप है तो सर्कुलर वेव गाइड। अगर रेक्टेंगुलर पाइप ले रखा है तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये था इसके ऊपर इंट्रोडक्शन। अब एग्जाम में इसको कैसे लिखना है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ, ए वेव गाइड इज ए होलो मेटेलिक ट्यूब और पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अलोंग इट्स लेंथ। मतलब जो वेव गाइड है एक वो होलो कंडक्टिंग पाइप होता है या ट्यूब होती है जिसका जो एरिया होता है वो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब उसके जो डायमीटर है हर जगह से सेम मिलेगा।
तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ किस जेड डायरेक्शन में होगी, इस जेड डायरेक्शन के अलोंग जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद नाउ वी शैल कंसीडर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग ए होलो कंडक्टिंग पाइप, और इस होलो कंडक्टिंग पाइप के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एनर्जी का फ्लो होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, वी एज्यूम दैट द वॉल ऑफ द वेव गाइड आर परफेक्टली कंडक्टिंग। तो ये जो वॉल लेके चले हम वेव गाइड की, ये वॉल कैसी है, परफेक्टली कंडक्टिंग है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आइडियल कंडक्टर से मिलकर बना हुआ है और उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक पॉइंट और भी हम ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, वेव गाइड के अंदर जो मीडियम है उसकी कंडक्टिविटी जीरो, वेव गाइड के अंदर जो मीडियम है उसकी कंडक्टिविटी जीरो है, या फिर हम ये बोल सकते हैं वेव गाइड के अंदर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, ये बात भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो वी एज्यूम दैट द वॉल ऑफ द वेव गाइड परफेक्टली कंडक्टिंग हो चुका है ये पॉइंट। उसके बाद अलग से एक डेफिनेशन लिख रखी है, वेव गाइड क्या होता है, वेव गाइड एक टाइप की स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसका काम होता है ये वेव को गाइड करता है, वेव को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का ये काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेव गाइड की। तो बेसिकली दो टाइप से वेव गाइड हमने, रेक्टेंगुलर वेव गाइड और सर्कुलर वेव गाइड। रेक्टेंगुलर वेव गाइड में क्या होगा, इसका जो पाइप होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, और सर्कुलर वेव गाइड में हम जो पाइप होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब इस वेव गाइड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है। तो इस वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो सेटिस्फाई करेंगे वैक्यूम की इक्वेशन को। जो मैक्सवेल की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, क्या जो फर्स्ट यूनिट थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और या फिर रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये जो वैक्यूम की इक्वेशन होती है मैक्सवेल की, उनको ये सेटिस्फाई करेगी। और वैक्यूम की इक्वेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन ये होती है हमारे पास। तो ये इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन और ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है। बुक में आपको ये कुछ इस टाइप से मिलेगी, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, डेल स्क्वायर ई बाय डेल स्क्वायर ई और म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट कर्ली स्क्वायर ई बाय कर्ली टी स्क्वायर। ठीक है, और म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की अगर हम वैल्यू निकालने लग जाए तो वो आएगी हमारे पास 1/c²। ये हमने पहले बहुत बार निकाली भी है। सेम एज इट इज इस इक्वेशन, ये इक्वेशन भी कैसे मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे बी आएगा, तो ये इक्वेशन मिलेगी डेल स्क्वायर पी माइनस म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट कर्ली स्क्वायर पी बाय कर्ली टी स्क्वायर। इस टाइप से हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट होंगे वो मैक्सवेल इक्वेशन जो वैक्यूम वाली है उनको ये सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारे पास ये इक्वेशन है। तो दीज वेव सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। अब ये जो वेव की जो इक्वेशन है ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, ये जो वेव का जो प्रोपेगेशन है वो किस में होगा, जेड डायरेक्शन के अंदर होगा। जेड डायरेक्शन में क्यों होगा, क्योंकि उस वेव गाइड की जो लेंथ है वो जेड डायरेक्शन के अंदर है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करेगी वो जेड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे जेड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो हम यहाँ पे, चलो ये पॉइंट बाद में बताएंगे हम। तो उसके बाद ये जो हम इक्वेशन लेके चले हैं, तो इन इक्वेशन का हम एक सॉल्यूशन भी यहाँ पे मान के चलेंगे इनको आगे सोल्व करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन है इसका हम एक सॉल्यूशन मानेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड वाली जो इक्वेशन है इसका भी एक सॉल्यूशन मानेंगे, और उस सॉल्यूशन की हेल्प से हम इन इक्वेशन को आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे वी एज्यूम दैट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अब इन इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन मान लिया, ई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी। और क्या सॉल्यूशन लिया है, ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी, सेम एज इट इज यही डिटो मैग्नेटिक फील्ड का लिया है। बी इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी, ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ई किसका फंक्शन है, आर और टी का फंक्शन है, और बी यहाँ पे किसका फंक्शन है, आर एंड टी का, सिर्फ बी और ई का डिफरेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने जो के जी लिया है, के जी हमारे पास क्या है, वेव नंबर है, पर हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे कि हमें नहीं पता यहाँ पे के जी क्या है। ये एक अननोन पैरामीटर होगा जिसकी वैल्यू रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जेड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, मतलब हम ये बोल सकते हैं जो जेड डायरेक्शन एक सेकेंड, जो जेड कंपोनेंट है वो फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो फील्ड के ऊपर डिपेंड करने के कारण जो हमारी जो इक्वेशन है उसको हमें 2 डायमेंशन के अंदर रिड्यूस करना पड़ेगा। इस पॉइंट में क्या बताया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जेड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, मतलब जेड डायरेक्शन फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और बाकी के जो कंपोनेंट है वो डिपेंड नहीं कर रहे। तो बाकी की जो 3 डायमेंशन इक्वेशन है उसको हमें 2 डायमेंशन के अंदर रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या क्या लेके चलेंगे, एक तो ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे आगे सोल्व करने के लिए, और इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ये
इसकी हेल्प से हम आगे सोल्व करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख ली यहाँ पे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है डेल स्क्वायर ई माइनस 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमने क्या लिखा था, इसका सॉल्यूशन था हमारे पास ई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी और ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डेल है वो लैप्लासियन है, अब लैप्लासियन की वैल्यू रखेंगे तो वो क्या होती है हमारे पास, डेल स्क्वायर की वैल्यू आएगी करली स्क्वायर ई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ई बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ई बाई करली जेड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये क्या इक्वेशन क्या आ जाएगी, करली स्क्वायर ई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ई बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ई बाई करली जेड स्क्वायर। अब ये तो हमने यहाँ पे लैप्लासियन की वैल्यू रखी थी, डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखी थी, माइनस में 1/c स्क्वायर और ये आ जाएगा करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 डायमेंशन के अंदर रिड्यूस करना है, तो क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, ये वाला सॉल्यूशन था, इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर है, अगर हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर ए, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में अगर 2 बार डेरिवेटिव कर दूं तो हमारे पास करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका अगर 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर, और ई की पावर में किसी का डेरिवेटिव करते हैं वो एज इट इज आएगा, ई की पावर का एज इट इज लिख दिया। भाई इस पावर का करेंगे तो यहाँ पे हम टी के रिस्पेक्ट में करें, तो इस फंक्शन में टी है नहीं इस वाली टर्म में, तो ये कांस्टेंट हो जाएगी, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आयटा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर हमें आगे मिल जाएगा। आई होप आपको डेरिवेटिव करना आता होगा। तो करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर, अब ये वाली जो टर्म है ये हमने क्या लिख रखी, ई की पावर आयटा के जी, इसको क्या लिख रखा है, ई लिख रखा है, तो इस कंप्लीट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। आयटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ओमेगा हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन नंबर बी को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे। उससे पहले एक और कर लेते हैं, यहाँ पे करली स्क्वायर ई बाई करली जेड स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं ये जो ए इक्वेशन है इसका जेड के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये इक्वेशन हमारे पास 2 डायमेंशन के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। तो अब इक्वेशन नंबर ए का जेड के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जेड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ई की पावर में टर्म एज इट इज आएगी, फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आयटा स्क्वायर और के जी स्क्वायर, और साथ में ये टर्म आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया। ये वाली जो टर्म है इसको फिर से हम ई लिख सकते हैं, आयटा स्क्वायर फिर से हमारे पास -1 हो जाएगा, और के जी का स्क्वायर करेंगे वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब जो बी और सी है इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब ये बी और सी पुट किया जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, करली स्क्वायर ई बाई करली एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, यहाँ पे करली स्क्वायर ई बाई करली जेड स्क्वायर माइनस, अब ये वैल्यू किसकी रखी, करली स्क्वायर ई बाई करली जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दी। और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हमारे पास क्या था यहाँ पे 1/c स्क्वायर कल, और ये वाली टर्म थी, और इसका जो आंसर था वो ये आया था ओमेगा स्क्वायर ई, माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, इसमें ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म एज इट इज, यहाँ से ये वाली टर्म हमने पहले लिखी और माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लिया, ई इसके अंदर से कॉमन निकाल लिया। तो ये हमने निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सोल्व क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो करली स्क्वायर ई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ई बाई करली वाई स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो पीछे इक्वेशन आई थी उसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब जो लैप्लासियन ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, करली स्क्वायर एक्स, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर की। तो अब ये वाली जो टर्म है करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर, इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस में ये आ जाएगा, मतलब ये वाली और इस तरफ क्या बचेगा, ये करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये जो टर्म है इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, डेल स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये डेल स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर, और साथ में आएगा यहाँ पे ई, ठीक है। अब बाकी की जो आगे की जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज। अब ये वाली जो टर्म है इसको हमने पुट कर दिया डेल, और यहाँ पे एक ये परपेंडिकुलर का जो साइन है और उसके ऊपर स्क्वायर। अब इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर, मतलब ये वाली जो टर्म है इसको हमने ये वाली इस सिंबल से पुट कर दिया और उसको बोल दिया
ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को सोल्व कर लिया। सेम एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी ऐसे ही आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की अगर इसको ही देके मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखो तो क्या आ जाएगी, जहाँ पे ई है वहाँ पे बी आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये वाली इक्वेशन आपको निकालनी है तो ये वाली इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, ये वाली इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, कर्ली स्क्वायर बी बाय माइनस 1/c स्क्वायर कर्ली स्क्वायर बी बाय कर्ली टी स्क्वायर। इसका भी एक सॉल्यूशन था हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन थी। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन यही होगा हमारे पास, ये वाला ही सॉल्यूशन होगा, बस यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, इसका एक बार किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर इस डेल स्क्वायर की वैल्यू खोल के और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर से उसको इसी स्टेप से फॉलो किया जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालने के बाद आप डाल सकते हो सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, ये हो जाएगी। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करके बताना चाहूँ तो कैसे बता सकता हूँ, डेल स्क्वायर और ये ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर ही बोलेंगे हम इसको, प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस के जी ब्रैकेट और ये आ जाएगा ई बाय बी। इस कंप्लीट इक्वेशन से हम इन दोनों इक्वेशन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं और इसके इक्वल में आएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे वो मैक्सवेल कर्ल इक्वेशन ऑफ फ्री स्पेस, उनकी हेल्प से हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है ई एक्स ई वाई और बी एक्स और बी वाई उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो हम अगले सेक्शन। तो हमने यहाँ पे मैक्सवेल कर्ल इक्वेशन लिया है फ्री स्पेस के लिए। अब हम यहाँ पे जो मैक्सवेल इक्वेशन है कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस कर्ली बी बाई कर्ली टी, ये फर्स्ट मैक्सवेल कर्ल इक्वेशन। जो सेकेंड इक्वेशन है कर्ल ऑफ बी इक्वल टू 1/c स्क्वायर कर्ली ई बाई कर्ली टी, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम जो कंपोनेंट है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट निकालेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये वाली जो इक्वेशन है ए इक्वेशन, इसको सोल्व करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट निकालेंगे जो हमने यहाँ पे पहले से ही लिख रखे हैं। मैं एक बार समझा देता हूँ आपको ये कंपोनेंट कैसे लिखने हैं। तो इसके लिए हमने 3 कंपोनेंट लेके चलने पड़ेंगे, ई एक्स ई वाई और ये ले लिया हमने ई जेड। ठीक है, इसके नीचे लिखना है एक्स वाई और जेड। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ ये वाली टर्म सोल्व कर रहे हैं, डेल क्रॉस ई वाली, इसको 2 डायमेंशन के अंदर इसके कंपोनेंट लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ई एक्स 0 लेके चलेंगे। अब ई एक्स हमने 0 ले लिया तो जिसको 0 लिया है वो प्लस होगा, उससे अगला माइनस लेके चलेंगे और उससे अगला प्लस होगा। ठीक है, करना क्या है, ई एक्स 0 हो गया, यहाँ पे ई एक्स को 0 लिया, ई वाई की मल्टीप्लाई जेड के साथ करेंगे, ई जेड की मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमने यही कर रखा है, ई जेड की मल्टीप्लाई वाई के साथ कर रखी है, करली ई जेड बाई करली वाई, करली ई जेड बाई करली वाई, और जेड प्लस का था तो हमने यहाँ पे प्लस का ले रखा है। अब माइनस करली ई वाई बाई करली जेड, करली ई वाई बाई करली जेड, और इक्वल में क्या है हमारे पास माइनस करली बी बाई करली टी। और ये एक्स को अगर 0 किया है, मतलब एक्स वाली टर्म लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, बी एक्स लेके चलेंगे। एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे अलग से। तो ये वाली टर्म हमने 0 ली है तो ये आ जाएगा हमारे पास करली ई जेड बाय करली और वाई माइनस, अब तो हमने ई जेड की मल्टीप्लाई वाई के साथ की है, अब ई वाई की मल्टीप्लाई जेड के साथ करेंगे तो करली ई वाई बाय करली जेड, और इक्वल में क्या है हमारे पास माइनस करली बी एक्स बाय करली टी। ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये इक्वेशन लिख ली। अब सेकेंड इक्वेशन में कैसे निकालेंगे, फिर से हम यही लिख लेते हैं, ई एक्स ई वाई और ई जेड, इसके नीचे एक्स वाई जेड। तो हमने एक्स को 0 कर लिया, अब ई वाई को 0 करेंगे तो ये वाली टर्म 0, जो 0 हुई है वो प्लस, उससे अगली माइनस और फिर अगली प्लस। ठीक है, तो ये वाली टर्म 0 कर दी तो अब क्या होगा, ई जेड की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे और ई एक्स की मल्टीप्लाई जेड के साथ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे करली एक्स बाय करली जेड और माइनस करली ई जेड बाय करली एक्स और इक्वल टू करली बी वाई बाय करली टी। ठीक है, तो सेम यही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख रखी। अब क्या होगा, अब जेड को 0 करेंगे तो ये वाली टर्म प्लस, ये माइनस, तो ई वाई की मल्टीप्लाई एक्स के साथ और ई एक्स की मल्टीप्लाई वाई के साथ। तो यहाँ पे भी ये लिख रखा है, करली ई वाई बाई करली एक्स, करली ई वाई बाई करली एक्स, अब ये माइनस का करली ई एक्स बाई करली वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, सेम एज इट इज हम मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन आई है सेम एज इट इज, जहाँ पे ई है वहाँ पे हम बी कर देंगे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की भी इक्वेशन आ जाएंगी। या फिर इसी तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की निकाल सकते हैं, बी एक्स बी वाई और बी जेड, इसके नीचे लिखेंगे एक्स वाई जेड। स्टार्टिंग में एक्स को 0 करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बी वाई की मल्टीप्लाई जेड के साथ करूंगा और बी जेड की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा। तो जिसको 0 किया है वो प्लस, उससे अगला माइनस और फिर प्लस। तो हमने स्टार्टिंग में प्लस
वाले हैं वो पहले लिखे हैं और माइनस वाले हमने बाद में लिखे हैं। और इक्वल में क्या चल रहा है, 1/c² कर ली ई बाई कर ली टी। तो जब x को 0 करेंगे तो ई एक्स, वाई 0 करेंगे तो ई वाई, जेड 0 करेंगे तो ई जेड लेके चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हमने कंपोनेंट निकाल लिए दोनों इक्वेशन के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जहां पे भी हमारे पास करली बाय करली जेड है इन दोनों इक्वेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन है, जहां पे भी हमें करली बाय करली जेड मिलेगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे, आयटा केजी पुट करेंगे, ठीक है। और जहां पे भी हमें करली बाय करली टी मिलेगा वहां पे हम माइनस आयटा ओमेगा पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट वाले में भी और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है उसमें। तो सबसे पहले हम करली बाय करली जेड ढूंढते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो करली बाय करली जेड हमारे पास यहाँ पे है, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, आयटा केजी पुट करेंगे। और करली बाय करली जेड यहाँ पे है, यहाँ पे भी आयटा केजी पुट किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो करली बाय करली जेड यहीं पे है। अब करली बाय करली टी की बात करें तो करली बाय करली टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। जहाँ पे करली बाय करली टी है वहाँ पे माइनस आयटा ओमेगा पुट किया जाएगा, और करली बाय करली जेड है वहाँ पे पुट करेंगे हम आयटा केजी, ठीक है। अब सेम एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड में करली बाय करली जेड कहाँ पे है, यहाँ पे भी है करली बाय करली जेड, और यहाँ पे करली बाय करली जेड है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे आयटा केजी। और करली बाय करली टी, यहाँ पे करली बाय करली टी, यहाँ पे करली बाय करली टी और यहाँ पे करली बाय करली टी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे माइनस आयटा ओमेगा। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद वो हम देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर। हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है, और ये हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ से हम bx की वैल्यू निकालेंगे, bx की और by की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ से by की वैल्यू निकालेंगे, by की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, आयटा ओमेगा को उठा के हम इक्वल टू के साइन से उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके डिवाइड में भी यहाँ पे आयटा ओमेगा आ जाएगा और इसके डिवाइड में भी यहाँ पे आयटा ओमेगा आ जाएगा। हमें by की वैल्यू मिल गई, ये by की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। सेम एज इट इज हम यहाँ से bx की वैल्यू निकालेंगे, bx की वैल्यू निकालेंगे तो आयटा ओमेगा उठा के उस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने यहाँ से by और px की वैल्यू निकाल ली। अब इनका यूज क्या है, px और py की वैल्यू की हेल्प से हम यहाँ पे ये जो ex और ey है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो by की वैल्यू है वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन है ए बी सी नाम दिया है इनको, तो by की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करेंगे। कंप्लीट की कंप्लीट वैल्यू हम यहाँ पे by की जगह पुट करेंगे, पुट करने के बाद ex की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे जो bx की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर बी के अंदर यहाँ पे पुट की जाएगी। पुट करने के बाद हम यहाँ से ey की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो by की वैल्यू है, by की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करेंगे यहाँ पे, और पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो हमने करली बाय करली बी जेड, करली बी जेड बाय करली वाई को यहाँ पे एज इट इज रखा, माइनस का साइन, यहाँ पे एज इट इज आयटा केजी यहाँ पे एज इट इज by की जगह हमने ये वाली जो वैल्यू ऊपर, ये जो by की जो वैल्यू वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। इक्वल में ये जो चल रहा था वो यहाँ पे एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आयटा केजी है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, एक बार इस टर्म के साथ और एक बार इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज आयटा स्क्वायर केजी स्क्वायर ex बाय आयटा ओमेगा प्लस, अब माइनस की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आयटा केजी और आयटा केजी डिवाइड बाय आयटा ओमेगा, आयटा से ये आयटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में ये वाली टर्म एज इट इज। अब हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से ex की, पर ex की वैल्यू निकालने से पहले यहाँ पे भी इसके अंदर ex है, तो ये जो ex वाली टर्म है इसको उठा के इक्वल टू के साइन से उस तरफ लेके जाऊंगा तो इधर ये माइनस का उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है वो उठा के हम इस तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली बी जेड बाय करली वाई यहाँ पे एज इट इज, और ये वाली टर्म हम उस तरफ लेके चले गए तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, ये आएगा प्लस करली ई जेड बाई करली एक्स, और आयटा से आयटा यहाँ पे कैंसिल हो गया तो क्या जाएगा, केजी बाई ओमेगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इक्वल टू में ये टर्म यहाँ पे माइनस में थी, ये इधर माइनस वाली टर्म इस तरफ आके प्लस में हो जाएगी, तो ये आयटा से एक आयटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाली जो टर्म है इससे 1/ओमेगा कॉमन निकाल लेते हैं। ये वाली जो टर्म है इससे 1/ओमेगा कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/ओमेगा, हमने बाहर निकाल लिया तो ये आ जाएगा करली बी जेड बाय करली वाई। अब यहाँ पे इस टर्म में ओमेगा की टर्म नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, प्लस करली ई जेड बाय करली एक्स, और यहाँ से ओमेगा हमने कॉमन निकाल लिया तो इसके इनटू में क्या आएगा, के जी आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल में ये वाली टर्म हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको अच्छे ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/ओमेगा और बाहर ओमेगा इनटू में करली बी जेड बाई करली वाई प्लस के जी, और ये के जी यहाँ लिख लिया, करली ई जेड बाई करली एक्स यहाँ पे एज इट इज। और इक्वल टू में हमारे पास क्या चल रहा था, इक्वल टू में ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज यहाँ पे चल रही थी। एक सेकेंड, हाँ,
तो इक्वल में क्या है हमारे पास, इक्वल टू में है आयटा ओमेगा ई एक्स बाई सी स्क्वेयर प्लस एक आयटा से एक आयटा कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, आयटा के जी स्क्वेयर ई एक्स बाय ओमेगा। ये टर्म इक्वल में चल रही है हमारे पास। अब जो लेफ्ट हैंड वाली टर्म है वो हमें उसके साथ कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये जो राइट हैंड साइड में जो टर्म है इसको यहाँ पे सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमें ई एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ई एक्स इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी। यहाँ से ई एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ। ई एक्स कॉमन निकालने के बाद क्या आ जाएगा, ई एक्स हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच जाएगा आयटा ओमेगा बाय सी स्क्वेयर और प्लस यहाँ से आएगा आयटा के जी स्क्वेयर और बाय ओमेगा। ठीक है, यहाँ से हम ये जो ई एक्स है इसको तो यहीं पे रखेंगे और ये वाली जो कंप्लीट टर्म है वो इक्वल टू के साइन से उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या टर्म है, ये वाली टर्म कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको हम लिख लेते हैं बाहर 1 बाय ओमेगा और ओमेगा डॉट करली पी जेड बाय करली वाई प्लस के जी करली ई जेड बाय करली एक्स। और ये वाली टर्म इस तरफ मल्टीप्लाई में थी, इस तरफ आएगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी। इक्वल में क्या है हमारे पास, ई एक्स। ई एक्स का तो यहीं रखा है, ये वाली टर्म उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगी 1 बाय आयटा ओमेगा बाय सी स्क्वेयर प्लस आयटा के जी का स्क्वेयर बाय ओमेगा। ठीक है, इक्वल में हमारे पास ई एक्स। अब यहाँ पे बाहर 1 बाय ओमेगा है, तो 1 बाय ओमेगा की अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वेयर और यहाँ पे अंदर यहाँ पे ओमेगा आएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ई एक्स इक्वल टू 1 बाय आयटा ओमेगा स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर प्लस आयटा के जी का स्क्वेयर ब्रैकेट और ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज इनटू में ओमेगा करली बी जेड बाई करली वाई प्लस और ये के जी करली ई जेड बाई करली एक्स। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी ई एक्स की। अगर यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे एक मिस्टेक होती है हमसे, ये वाली जो टर्म है वो माइनस की आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म माइनस की है क्योंकि इक्वल में वो हमारे पास माइनस का था। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस आयटा को हम कॉमन निकाल लेंगे। माइनस आयटा को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई एक्स इक्वल टू 1 बाय माइनस आयटा हमने बाहर निकाल लिया ओमेगा स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर प्लस ये माइनस आयटा कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा के जी स्क्वेयर और इनटू में ये वाली टर्म एज इट इज ओमेगा करली बी जेड बाय करली वाई प्लस के जी और साथ में करली ई जेड बाय करली एक्स। अब यहाँ से मैं आयटा के साथ अगर रेशनलाइजेशन करवा दूँ तो ये आयटा नीचे से हट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय ओमेगा स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर माइनस के जी स्क्वेयर और इनटू में ओमेगा करली बी जेड बाय करली वाई प्लस के जी करली ई जेड बाय करली एक्स। ये हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी ई एक्स की। ठीक है, हमें ई एक्स की वैल्यू निकाल ली थी। अब हमें पीछे जो सोल्व किया था, एक सेकेंड, हमने अब तो ई एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ई वाई की जो वैल्यू रहती है, ई वाई की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। ई वाई की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ई वाई की वैल्यू निकलेगी उन्हीं 3 इक्वेशन से। कैसे वो भी बता देते हैं यहाँ से। ये जो अब तक तो हमने बी वाई की वैल्यू कहाँ पे पुट की थी, ए इक्वेशन में। हम बी एक्स की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, बी इक्वेशन में पुट करेंगे। बी एक्स की वैल्यू इस बी इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जब बी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, ई वाई की वैल्यू मिलेंगी। ये भी मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ कैसे होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो बी एक्स की वैल्यू है, बी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर बी के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे। बाकी की सब टर्म एज इट इज रहेगी, प्लस बी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी। तो ये इसको हमने यहाँ पे सोल्व कर रखा है। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, ये जो आयटा के जी है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ये वाली जो टर्म है ये कंप्लीट बी एक्स की वैल्यू है माइनस करली बी जेड बाई करली एक्स इक्वल टू जो इक्वल में था वो हमने यहाँ पे एज इट इज रखा है। अब ये जो आयटा के जी है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले इस टर्म के साथ और बाद में फिर इस टर्म के साथ। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया करली ई जेड बाई करली वाई, यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे आयटा के जी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। डिवाइड में जो आयटा ओमेगा था वो एज इट इज, आयटा से आयटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा माइनस। अब इस आयटा के जी किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आयटा के जी पहले से, तो यहाँ आयटा स्क्वायर और के जी का स्क्वायर, साथ में ई वाई और डिवाइड बाई आयटा ओमेगा यहाँ पे एज इट इज। अगर एक आयटा से एक आयटा कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो। इक्वल माइनस करली बी जेड बाई करली एक्स यहाँ पे एज इट इज और जो इक्वल में चल रहा था वो वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ई वाई की वैल्यू निकालनी है। ई वाई है इसको तो यहीं रखते हैं, या फिर ई वाई की टर्म एक यहाँ पे भी है। तो ये वाली जो टर्म है इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ माइनस की, उस तरफ जाके ये टर्म प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, करली ई जेड बाई करली वाई। तो ये हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा है, यहाँ पे के जी
बाय ओमेगा, यहाँ पे आयटा से आयटा कैंसिल होने के बाद ये, और यहाँ से ये वाली टर्म हम उस तरफ लेके चले गए माइनस में, ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज, अब ये टर्म यहाँ से इस तरफ आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, ये आयटा स्क्वायर का आयटा से एक आयटा कैंसिल और ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है यहाँ से हम 1 बाय ओमेगा कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे तो ओमेगा है पर यहाँ पे ओमेगा नहीं है, तो यहाँ पे इंटू में ओमेगा चला जाएगा। अगर हम इससे कॉमन निकालेंगे तो 1 बाय ओमेगा हमने यहाँ से कॉमन निकाला, तो कर ली ई जेड बाई कर ली वाई, यहाँ पे एज इट इज के जी एज इट इज 1 बाय ओमेगा था वो हमने बाहर निकाल लिया, माइनस ओमेगा इस टर्म में नहीं था तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा और कर ली बीजे बाई कर ली एक्स, ठीक है। और इक्वल में अब ये वाली जो टर्म है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे ई वाई इस टर्म में भी है और ई वाई इस टर्म में भी है, तो ई वाई यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी बची हुई टर्म हमने यहाँ से बाकी लिख दी, आयटा से आयटा कैंसिल कर दिया, आयटा स्क्वायर से एक आयटा कैंसिल, तो एक आयटा बच जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये ई वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली जो टर्म है इसको उठा के इक्वल टू के साइन से उस तरफ लेके चले जाएंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगी। तो ई वाई को तो हमने यहाँ पे ये लिखा है, ये वाली टर्म इस तरफ आके ये डिवाइड में हो जाएगी, और ये वाली जो टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। अब ये जो 1 बाय ओमेगा है, इस 1 बाय ओमेगा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 बाय ओमेगा। इस ओमेगा की अब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही कर रखा, ओमेगा के अंदर मल्टीप्लाई करवा रखी, तो ये आ जाएगा एक ओमेगा से एक ओमेगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, ई वाई को ई वाई इक्वल टू ये आ जाएगा 1 बाय, और ये जो आयटा है माइनस आयटा यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं हम, माइनस आयटा यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी। एक बार मैं कर देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और माइनस आयटा हमने यहाँ से बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और साथ में ये वाली टर्म एज इट इज के जी कर ली ई जेड बाय कर ली वाई माइनस ओमेगा कर ली बी जेड बाय कर ली एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो हमारे पास ई वाई की वैल्यू निकल चुकी है, अगर इसको फर्दर सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको आयटा को से रेशनलाइजेशन करवा दूँ, आयटा से अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करवाऊंगा, मतलब आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड करवाऊंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी ई वाई इक्वल टू आयटा बाय ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और इनटू में ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज के जी कर ली ई जेड बाय कर ली वाई माइनस ओमेगा और कर ली पी जेड बाय कर ली एक्स। तो हमने यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू भी निकाल ली और ई वाई की वैल्यू भी निकाल ली। तो यहाँ पे ई एक्स और ई वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। सिमिलर हम यहाँ पे बी एक्स और पी वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बी एक्स और पी वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से जो हमारे पास 6 इक्वेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, बी वाई की। तो बी वाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ई एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ई एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली जो कंप्लीट टर्म है वो उस तरफ चली जाएगी। ई एक्स की वैल्यू निकालने के बाद वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ई एक्स की, ठीक है। तो यहाँ से हमें बी वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और ऐसे ही सोल्व करना है जैसे अब अभी किया, और सेम एज इट इज़ हम यहाँ से जो इक्वेशन नंबर बी है यहाँ से बी ई वाई की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से जो ई वाई की वैल्यू आएगी उस ई वाई की वैल्यू को पुट किया जाएगा जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे, यहाँ पे पुट किया जाएगा, यहाँ से हमें बी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप ये सोल्व नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन आई है ई एक्स और ई वाई की जो वैल्यू आई है उसी से लिख सकते हैं। ये हमने ई एक्स की वैल्यू निकाली थी अभी, और ये हमने अभी ई वाई की वैल्यू निकाली थी। बस बी एक्स की वैल्यू सिमिलर वही आएगी 1 बाय ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और यहाँ पे ये टर्म जहाँ पे बी है वहाँ पे ई लिख देंगे और जहाँ पे ई है वहाँ पे बी लिख देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ई एक्स की वैल्यू निकाली थी, ई एक्स से अगर हम बी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ पे बी जेड है वहाँ पे हम ई जेड लिख देंगे, और जहाँ पे ई है वहाँ पे बी लिख देंगे। और एक छोटा सा चेंज और है, जो ओमेगा है उस ओमेगा के नीचे आ जाएगा ओमेगा बाय सी स्क्वायर। सिमिलर यहाँ भी ई वाई की जो वैल्यू है इसके नीचे क्या आ जाएगा, ओमेगा के नीचे सी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सी स्क्वायर कहाँ से आया है, अब यहाँ पे जो हम ई वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इसके नीचे सी स्क्वायर है, ये वाली टर्म उस तरफ जाएगी, तो यहाँ से हमें इनके नीचे सी स्क्वायर मिलेगा। तो ये था वेव गाइड, आई होप आपको ये समझ में आया हो। और इसमें जो मेन है वो क्या है, ई एक्स ई वाई बी एक्स और बी वाई की वैल्यू निकालना। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल रहता है ई एक्स और ई वाई की वैल्यू निकालना मुश्किल रहता है, उसको देख के हम बी एक्स और बी वाई की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो।